Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we are studying the content cotton textile industries, and in this series we are going to read the jute textiles and some other industries like sugar industry and mineral based industries in this video. So let's start. First of all, jute textile industries. These are on page number 70. Jute textile. India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after बांग्लादेश. जैसा कि आप सबको पता है, बांग्लादेश के बाद सेकंड पोजीशन पर है इंडिया जूट की गुड्स के प्रोडक्शन में. और वर्ल्ड वाइड इसकी रो जूट की बात करें या फिर इसकी फिनिश गुड्स की बात करें, काफ़ी कुछ इसकी सेल अच्छी है. देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया इन 2010-11. देखिए 2010 और 11 में भारत में सिर्फ 80 जूट मिल ही मौजूद थी. नियर अबाउट 80. मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो है जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में लोकेटेड थी, मेनली अलोंग विद द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर. स्पेशली हुगली रिवर के आसपास वाले एरिया में ये लोकेट कर रही थी. इन ए नैरो बेल्ट, एक भीड़ी से क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में, 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड. याद रखिएगा कि जूट मिल्स जो सबसे ज़्यादा हैं वो वेस्ट बंगाल में ही हैं, हुगली रिवर के आसपास. द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप बाय नियर कैलकाटा इन 1859 एट रिश्रा. आपको ये अंडरलाइन करना है या फिर इसको टिक कर लेना है इस क्वेश्चन को, कि जो पहली भारत की जूट मिल है वो कोलकाता में रिश्रा नामक जगह पर 1859 में इस्टेब्लिश की गई थी. आफ्टर पार्टीशन इन 1947, 1947 में भारत के विभाजन के बाद द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया. जो जूट मिल्स यहाँ पर बनी हुई थी पहले से वो भारत में ही रही, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू द बांग्लादेश. लेकिन जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाला जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया. वो भी कितना, 3/4 पार्ट टोटल जूट प्रोडक्शन का. तो आप देख सकते हैं कि हमारा ज़्यादातर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाला हिस्सा उस समय के बांग्लादेश में चला गया, जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, यानी पाकिस्तान का पार्ट था. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर. अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई एक्सट्रीमली या एक्सटेंसिव जूट मिल्स आर कंसंट्रेटेड एट द वेस्ट बंगाल और द हुगली बेसिन, व्हाट आर द मेजर रीजन्स. तो इस टाइप से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसका आंसर यहाँ पर है, अप्रोक्सीमेटली ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, inexpensive water transport supported by a good network of railways, roadways, waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. Kolkata as a large urban center provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods. ये सारे कोजिज हैं जिसकी वजह से हुगली बेसिन के आसपास जूट मिल्स की लोकेशन ज़्यादा देखने को मिलती है. क्या कारण है, देखिए यहाँ पर सस्ते पानी की जो ट्रांसपोर्ट हैं वो मिल पाते हैं. दूसरा, यहाँ पे रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज के सभी जो मूवमेंट करने वाले रॉ मटेरियल को मिल्स तक लाने वाले, और मिल्स के जो फिनिश गुड्स हैं उनको मार्केट तक पहुँचाने के लिए सभी प्रकार के जो हमारे आप ये कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो वेल डेवलप्ड है. अबंडेंट वाटर जो है, बहुत ज़्यादा पानी रो जूट को की प्रोसेसिंग करने के लिए काफ़ी कुछ पानी यहाँ पर मिल जाता है. और वेस्ट बंगाल में सस्ते लेबर भी मिल जाते हैं, सस्ते मीन्स वर्कर्स लोग भी हायर कर सकते हैं ये लोग. बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से सस्ते मजदूर भी इनको मिल जाते हैं. कोलकाता आपको सबको पता ही है कि बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है जो कि
बैंकिंग की, इंश्योरेंस की और पोर्ट फैसिलिटीज अच्छे से दे पाता है, जो कि जूट की गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए काम बहुत फ़ायदेमंद स्थिति है। In 2010-11, the jute industry was supporting 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmers who were engaged in cultivation of jute and मेस्ता। तो आप देख सकते हैं 2010-11 में जूट इंडस्ट्री जो थी वो 3.7 लाख वर्कर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उनको हेल्प कर रही थी। 40 लाख जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उन्हें भी सपोर्ट कर रही थी। इसके साथ साथ क्योंकि ये जो स्मॉल और मार्जिनल 40 लाख पर्सनस हैं, ये फार्मर्स हैं, ये जूट की कल्टीवेशन में लगे हुए थे और इस टाइप से वो अपनी एम्प्लॉयमेंट यहाँ से गेट करते थे। मैनी मोर पीपल वर एसोसिएटेड विद इनडायरेक्टली। अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जूट की जो गुड्स बनाई जाती हैं उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें काफ़ी सारे लोगों को काम मिलता है, इनडायरेक्टली भी कई लोग इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो था जूट की प्रोडक्शन कंसंट्रेटेड क्यों है और कितने लोगों को ये इंडस्ट्री काम दे रही है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी ये इंडस्ट्री फेस कर रही है। वो चैलेंजेस क्या हैं? Nowadays, challenges faced by the industry include stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt, Thailand। ये कुछ ऐसे देशों के नाम लिखे गए हैं जहां से हमारे देश के जूट प्रोडक्शन या जूट प्रोड्यूसर्स को एक स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट के फील्ड में हो या अदर देशों के जो है जूट के प्रोडक्शन से हो या उसकी गुड्स से हो। However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging। हालांकि भारत सरकार की सख्त नीति की वजह से जूट पैकेजिंग इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड बढ़ गई है, यानी पहले से ज़्यादा जूट का इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। टू स्टिमुलेट डिमांड, अब इस डिमांड को बनाए रखने के लिए या इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। ज़रूरत क्या है कि अलग अलग वैरायटी के अलग अलग प्रकार के जो गुड्स हैं या जो इसके प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाएं। In 2005, National Jute Policy was formulated with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good price to the jute farmers and enhancing the yield per hectare। ये important question है बेटा, आप इसको जरूर कीजिएगा। नेशनल जूट पॉलिसी 2005 के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना यानी उत्पादन शक्ति को बढ़ाना, इसके साथ साथ इसकी गुणवत्ता को सुधारना, इसके साथ साथ इसके दामों में वृद्धि करवाना ताकि जूट पैदा करने वाले किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और पर हेक्टेयर उसकी जो उपज है वो बढ़ाई जा सके। द मेन मार्केट्स आर यूएसए। अब जूट की हमारी एक्सपोर्ट हम किसको करते हैं? यूएसए को करते हैं, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। इन देशों को हमारा जूट की गुड्स और प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर द जूट प्रोडक्ट्स। अब धीरे धीरे हमारा जो वैश्विक पर्यावरण है वो इस प्रकार से बनता जा रहा है कि हम पर्यावरण के मित्र जो भी चीज़ें हैं, यानी जिन चीज़ों से हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होती है, हम उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से ही जूट के जो प्रोडक्ट की जो यूज करने के लिए उसके ज़्यादा डिमांड होने लगी है या जूट प्रोडक्ट को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है ताकि क्योंकि ये इको फ्रेंडली है और इससे किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो इस वजह से धीरे धीरे इसकी डिमांड में इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट है हमारी शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग। इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए होल प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। अब चीनी के फील्ड में भी यानी चीनी के उत्पादन क्षमता के आधार पर विश्व में भारत दूसरे स्थान पर आता है, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। लेकिन गुड़ और खांडसरी के क्षेत्र में भारत पहले स्थान पर है। विश्व में गुड़ और खांडसरी भारत ही पहले नंबर पर बनाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन इसका भारत में किया जाता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन इट्स दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन हॉलेज इन
इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेज, क्योंकि इसका जो कच्चा माल है इस इंडस्ट्री में जो बनाया जाता है वो बहुत भारी होता है उस टाइम पर, और उसकी जो हॉलेज मीन्स ढुलाई, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह लाने के मामले में जो उसका सुक्रोज नामक कंटेंट होता है वो कम होने लगता है। वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड, फिर क्या कहाँ पर आदर्श रूप में इन इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि सुक्रोज कंटेंट भी बना रहे और इसके रॉ मटेरियल आसानी से लोगों को मिल पाए। In 2010-11, there are over 662 sugar mills in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. 2010 और 11 में यहाँ पर 662 जो है चीनी मिलें थी पूरे भारत के अंदर, जहाँ की इसकी लोकेशन बताई गई अलग अलग राज्यों के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। अलग अलग जगह पर लगभग 662 जो है 662 यहाँ पर शुगर मिल्स बनी हुई थी। 60% मिल्स जो हैं वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकेटेड है, यानी यहाँ पर लोकेट कर दी गई थी। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, क्योंकि ये इंडस्ट्री, ये उद्योग जो है स्वभाव से या प्रकृति के हिसाब से ये एक क्या कहेंगे सीजनल है, यानी कि मौसम पर आधारित है। इट इज आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, और इस आधार पर ये कोऑपरेटिव सेक्टर यानी सहकारी समितियों वाले क्षेत्र से ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि एक पर्सन इसके जो कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिविजुअल पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स ही मिलकर ही, जिसमें कि कोऑपरेटिव सेक्टर में आपने जैसा कि देखा है चाहे वर्कर्स हों या प्रोड्यूसर्स हों वो मिलकर अपना इंडस्ट्री को चलाते हैं, इस टाइप से ही ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इसमें जो है एक काफ़ी लंबी प्रोसेस होती हैं, यानी कई टाइप की प्रोसेस होती है जिनको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारे वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत होती है, जो कि मिलजुल कर अपने जो है वर्कलोड को डिवाइड कर लेते हैं और फिर प्रॉफिट को भी डिवाइड करते हैं बाद में। In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. तो आजकल के इन सालों में या वर्षों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया के साउथ पोर्शन में या फिर वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ ज़्यादा लोकेटेड है या कंसंट्रेटेड है, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस हेयर हैज ए हायर सुक्रोज कंटेंट, क्योंकि यहाँ पर जो गन्ना पैदा किया जाता है उसमें सुक्रोज का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसके कई कारण हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्यों कंसंट्रेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको डाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कूलर क्लाइमेट है जो कि इंश्योर करता है लॉन्गर क्रशिंग सीजन को, कि लंबे समय तक गन्ने का जूस निकाला जा सकता है, क्योंकि कूलर क्लाइमेट की वजह से सुक्रोज के कंटेंट बने रहते हैं। मोरओवर ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स को ज़्यादा सूट करता है, और इन स्टेट्स में ज़्यादातर कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वो सक्सेसफुली अपना वर्क कर रही है, तो ऐसे में इन स्टेट्स में ये फैसिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। और तीसरी बात ये है कि जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी वेल डेवलप्ड है, और उसमें बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस और ये सारी फैसिलिटीज़ वेल डेवलप्ड हैं, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक फेवरेबल कंडीशन कही जा सकती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो चीप लेबर्स होते हैं, चाहे वो गुजरात से हों या चाहे यहाँ महाराष्ट्र के आसपास के एरियाज से हों, तो वो उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। और फिर जो मेजर पॉइंट है कि रॉ मटेरियल भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वो भी नियर बाई एरियाज में, विलेजेज में, जहाँ से शुगर केन को आसानी से रिसीव किया जा सकता है और उसका यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सेक्टर ये जो है शुगर केन इंडस्ट्रीज है वो महाराष्ट्र स्टेट में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या फिर साउथ पोर्शन में कंसंट्रेटेड है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेज
टू द शुगर इंडस्ट्री। इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, एक तो इसके सीजनल नेचर को, कि इस इंडस्ट्री का जो है सीजनल नेचर है, यानी सीजन के ऊपर ये डिपेंड करती है। दूसरा, यहाँ पर ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड्स प्रोडक्शन के यूज किए जा रहे हैं, पुराने समय से ही, और बहुत ही अप्रभावी तरीकों से उत्पादन किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रह जाता है और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हालांकि यहाँ पर अच्छी होने के बावजूद भी कई बार जो है शुगर केन इंडस्ट्रीज जो है रॉ मटेरियल में डिले महसूस करती हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लेट हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक आपको पता है ज़्यादा होता है। एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज, और सामान को ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है, और ऐसी अवस्था में अगर सभी इंडस्ट्रीज वहीं पर लोकेट कर रही हैं तो रॉ मटेरियल की सभी को नीड रहेगी, और एक पर्टिकुलर टाइम पर सभी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि शुगर इंडस्ट्री आजकल फेस कर रही है। फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्रीज, वो उद्योग जहाँ पर खनिज पदार्थों का और धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है एक कच्चे माल के रूप में, तो उन्हें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के रूप में जानते हैं, यानी खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? क्या आप इनमें से किसी ऐसी इंडस्ट्री का नाम बता सकते हैं जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है? यस, व्हाई नॉट। तो इसमें आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को भी डाल सकते हो, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को भी डाल सकते हो, और इसके साथ साथ कोल इंडस्ट्री भी इसमें काउंट की जा सकती है। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले आया आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। तो आप देख पाते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है सभी और इंडस्ट्रीज का मेन बेस का काम करती है, यानी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए फाउंडेशन का काम करती है, उनकी आधारशिला बनती है, क्योंकि ये सभी प्रकार की, चाहे वो भारी सामान बनाती हों, चाहे मीडियम वेटेड जो है सामान तैयार करती हूँ, चाहे लाइट वेटेड सामान तैयार करती हूँ, सभी के लिए फाउंडेशन का काम करती है, क्योंकि सभी को किसी न किसी रूप में मशीनरी का इस्तेमाल करना होता है। ये मशीनरी किससे बनती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के थ्रू पे की जाती है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। जैसा कि आपको पता है, स्टील के इस्तेमाल से जो इंजीनियरिंग गुड्स होती हैं वो तैयार की जाती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल तैयार किया जाता है, डिफेंस के वेपन्स भी तैयार किए जाते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी तैयार किए जाते हैं, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स भी स्टील के यूज से बनते हैं। तो आपने देखा कि स्टील का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये इस लाइन को डालकर आपसे एक्सप्लेन करवाया जा सकता है, रीजन पूछे जा सकते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में पूछे जा सकते हैं कि ये लाइन क्यों लिखी गई है, कि स्टील का जो प्रोडक्शन है और उसका जो कंजप्शन है, यानी स्टील का उत्पादन और इसका उपभोग जो है आम तौर पर किसी भी देश के विकास का आईना होता है। ये बात कैसे कही जा सकती है? कैसे कही जा सकती है? आंसर यहीं पे है। आयरन एंड स्टील इज ए heavy industry because all the raw materials as well as the finished goods are heavy and bulky, इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हालांकि ये बहुत हैवी होता है, इसका रॉ मटेरियल भी और इसकी फिनिश गुड्स भी बहुत हैवी और बल्कि होती हैं, जिनको जो है बड़े बड़े हैवी ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स होते हैं उनमें ले जाया जाता है, जिससे इसकी कॉस्ट हैवी होती है, यानी इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है ट्रांसपोर्टेशन का। आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन को मिलाकर एक रेशो के अंदर, यानी 4:2:1 के इसमें आप देख सकते हैं कि प्रपोर्शनेट में इसको मिक्स किया जाता है। यानी आपको यहाँ पे बता दूँ, आयरन और 4, फिर कोकिंग कोल 2 और इसके बाद लाइमस्टोन 1। इस प्रपोर्शनेट में जब इसको मिलाया जाता है तो स्टील तैयार होता है। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज, इसमें कुछ हद तक मैग्नीज भी मिक्स किया जाता है ताकि स्टील को हार्डन किया जा सके, यानी सख्त बनाया जा सके। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड?
स्टील प्लांट्स आदर्श रूप में कहाँ स्थापित होने चाहिए? रिमेंबर दैट द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड होने चाहिए, तो वहीं होने चाहिए जहाँ सबसे पहले आसानी से रॉ मटेरियल मिल सके इन्हें। दूसरा, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल को लाने और फिनिश गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होता है, ताकि कस्टमर तक वो आसानी से पहुंच सके। 2014 में with 86.5 million tons of crude steel production, India ranked fourth among the world crude steel producers। देखिए, भारत 2014 में 86.5 मिलियन टन कच्चा इस्पात का उत्पादन करता था, और इस स्थिति में भारत की जो वर्ल्ड वाइड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स कंट्रीज में कौन सी पोजीशन थी? 4th पोजीशन थी, यानी 4th रैंक था हमारा। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। स्पंज आयरन बनाने के फील्ड में भी हमारा बहुत बड़ा नाम है, यानी हमारे देश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पंज आयरन बनाने के लिए। और ये एक वैरायटी होती है बेटा आयरन की। 2014 में पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वॉज ओनली अराउंड 60 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 217 kg। वर्ल्ड में 217 kg एवरेज के बेसिस पर यूज किया जा रहा था उस टाइम पर, और इसके अगेंस्ट हमारे इंडिया में कंजप्शन लेवल कितना था? 60 kg पर एनम, यानी 60 किलो प्रति वर्ष हम इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि वर्ल्ड जो है इसको ज़्यादा यूज कर रहा था, जिसका एवरेज 217 kg था। तो ये तो था कुछ इस टाइप से स्टील के प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, हालांकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कहाँ पर? लाइव क्लासेज में। तो आपने देखा होगा, मैंने वहाँ भी आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लांट, यानी रॉ मटेरियल को प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर आयरन ओर को पिघलाया जाता है उसमें, फिर लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है, और इसके बाद जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें निकाला जाता है। फिर उसमें कोकिंग कोल जो होता है उसको जलाकर उसमें डाला जाता है ताकि उसमें हीट पैदा हो, और फिर उस पिघले हुए मटेरियल को माउल्ड्स में जब डाला जाता है तो इसे पिग आयरन कहा जाता है, ये पिग्स कहा जाता है, यानी सांचों के अंदर पिघली हुई धातु को जब डाल दिया जाता है तो इसे पिग्स कहा जाता है। फिर इसके बाद इसकी शेपिंग, यानी मेटल को शेप देने के लिए उसको रोल किया जाता है, प्रेस किया जाता है, और कास्टिंग का यहाँ पे ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मोल्ड, यानी इसमें ढलाई की जाती है, यानी उसकी शेप तैयार की जाती है, और मीन्स उसको कोई आकार दिया जाता है किसी चीज़ का। और फिर फोर्जिंग का मीनिंग भी है शेपिंग, यानी मेटल को शेप देना। अब स्टील मेकिंग, फिर उसके बाद पिग आयरन जो होता है उसे आगे प्योरीफाई किया जाता है, यानी उसे फिर से और साफ़ किया जाता है, मेल्ट करके ऑक्सीडाइज करके उसकी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल दिया जाता है। मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम को ऐड किया जाता है, जिससे कि स्टील क्रिएट होता है। किससे? आयरन ओर से वो कन्वर्ट हो जाता है स्टील में, जब हम ये लास्ट में 3 चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं, मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम। तो आपने देखा कि स्टील का प्रोडक्शन यहाँ पर कैसे किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अब आप अगले ही वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कंटेंट पढ़ाऊँगी। थैंक यू।